अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे पैथोलॉजी और फर्स्ट चैप्टर जो इसका है वो इसका इंट्रोडक्शन है। तो पैथोलॉजी होती क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। ये मेडिकल साइंस की वो ब्रांच है विच डील विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज़, जो जिसके अंदर हम डिज़ीज़ की साइंटिफिक स्टडी करते हैं, डिज़ीज़ के बारे में पढ़ते हैं, डिज़ीज़ के बारे में जानते हैं कि डिज़ीज़ क्यों, ये किस वजह से होती है, इसकी मेन काज क्या है इसका, और इस डिज़ीज़ के हो जाने के बाद बॉडी के अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ रुनुमा होंगी और इसको ठीक होने में कितना टाइम लगेगा, और ये बीमारी होगी उसके बाद बॉडी के अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, इन सब के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? पैथोलॉजी। पैथोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी। जब भी हम जिस्म के एबनॉर्मल फंक्शन जो नॉर्मल नहीं होंगे, जिस तरह हार्ट नॉर्मली काम कर रहा है वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है, कंट्रैक्ट होने में वो क्या कर रहा है, सारा का सारा ब्लड बॉडी में पहुंचा रहा है, ब्लड सप्लाई कर रहा है, पंपिंग कर रहा है ब्लड की, ये उसका नॉर्मल फंक्शन है। अगर वो उसका कोई जिस तरह के वेंट्रिकल्स काम नहीं कर रहे, कोई ऐसे नोड रिदम जनरेट नहीं कर रही, तो अब हार्ट अपना काम अगर ठीक तरह से नहीं करेगा। जब हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको बोलते हैं पैथोलॉजी। उसके बाद ब्रांचेस ऑफ पैथोलॉजी, फिर जो कुछ इसको सब डिवाइड किया गया कुछ ब्रांचेस के अंदर पैथोलॉजी को। फर्स्ट वन इज जनरल पैथोलॉजी एंड सेकंड वन इज स्पेशल पैथोलॉजी। जनरल पैथोलॉजी जो इसके अंदर ये होगा, इट इज़ द स्टडी ऑफ बेसिक रिएक्शंस ऑफ सेल्स एंड टिश्यू टू एबनॉर्मल स्टिमुलाई दैट कैन काज डिजीज। कह रहा है कि जो जनरल पैथोलॉजी के अंदर हम नॉर्मल बेसिक रिस्पांस के बारे में स्टडी करेंगे। कैसे? कि जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टिमुलाई बॉडी के अंदर चला गया और उसके अंदर चले जाने की वजह से उसने जिस्म के अंदर जो तब्दीलियां रुनुमा की, उन तब्दीलियों को देखते हुए जो सेल और टिश्यूज थे बॉडी के, उनका उस बीमारी के ख़िलाफ़ क्या रिएक्शन था, जब इसके बारे में हम स्टडी करेंगे तो वो होगा जनरल पैथोलॉजी। जनरल पैथोलॉजी के अंदर हम सेल और टिश्यू का रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे, वो रिएक्शन जो किसी एबनॉर्मल स्टिमुलाई के रिस्पांस में स्टार्ट होगा। एग्जांपल देता हूँ कि मैं अपने रूम में बैठा हूँ, बाहर से कोई बंदा आ जाता है, वो उसके आने की वजह से मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मैं अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पाता। अब मेरा उस बंदे के ख़िलाफ़ क्या रिएक्शन होगा? मैं उसको वेलकम करूँगा या उसको मैं डांटूँगा, गुस्सा करूँगा? अब मेरा जो रिएक्शन होगा उस बंदे के ख़िलाफ़, ये मेरा बेसिक रिएक्शन है। इसी तरह कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब बॉडी के अंदर चला गया और बॉडी के अंदर चला जाने के बाद वहाँ के सेल और टिश्यूज़ थे, उनका उस बीमारी या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ख़िलाफ़ क्या रिएक्शन था, तो ये किस में हम स्टडी करते हैं? जनरल पैथोलॉजी के अंदर। फिर स्पेशल पैथोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज ऑफ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। कह रहा है कि स्पेशल पैथोलॉजी के अंदर कुछ मखसूस आर्गन, स्पेसिफिक आर्गन, जिस तरह के अगर हार्ट के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई एबनॉर्मल स्टिमुलाई आया है, उस एबनॉर्मल स्टिमुलाई के रिस्पांस में हार्ट ने, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, उस हार्ट ने उसके अगेंस्ट क्या रिएक्शन शो किया है। स्पेशलाइज्ड टिश्यूज हैं, उन्होंने उस एबनॉर्मल स्टिमुलाई के अगेंस्ट क्या रिएक्शंस शो किया है। कोई पार्टिकुलर डिजीज़ हुई है, कोई मखसूस किस्म की डिजीज़ हुई है, अब उस डिजीज़ के होने के बाद उस आर्गन ने उसके ख़िलाफ़ क्या रिएक्शन शो किया, ये हम स्पेशल पैथोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। स्पेशल पैथोलॉजी को आर्गन सिस्टम पैथोलॉजी भी कहा जाता है, बिकॉज इट डील विद द डिजीज़ ऑफ स्पेसिफिक आर्गन और सिस्टम ऑफ द बॉडी। इसके अंदर स्पेसिफिक ऑर्गन्स की डिजीज़ या सिस्टम्स की डिजीज़ होती हैं, और सिस्टम्स और आर्गन्स का रिएक्शन, उनके बारे में, डिजीज़ के बारे में क्या होता है, कौन सा क्या रिएक्शन होता है उस डिजीज़ के अगेंस्ट में, तो वो हम स्पेशल पैथोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं।
उसके बाद कोर ऑफ पैथोलॉजी मीन सेंटर भी इसको बोलते हैं। अच्छा, सेंट्रल पार्ट, मेन पार्ट। अब पैथोलॉजी फोकसेस ऑन द फॉलोइंग फोर एस्पेक्ट्स ऑफ डिजीजेस पे ये फोकस करती है पैथोलॉजी। फर्स्ट वन इज इटियोलॉजी। इटियोलॉजी क्या है? इट मीन द काज ऑफ डिजीज। इस बीमारी की वजह क्या है? कौन सा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से कोई बीमारी हुई है। मेन काज क्या है, वजह क्या बनी है बीमारी की। जब हम मेन काज के बारे में स्टडी करेंगे, बीमारी की वजह बनने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई दूसरा कोई इन्वायरमेंटल चेंजेस थी या कोई भी तब्दीली थी, उसकी वजह से जो जिस्म में बीमारी हुई है, जब उनके बारे में हम स्टडी करेंगे तो उसको बोलेंगे एटियोलॉजी। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। एटियोलॉजी मीन काज ऑफ डिजीज, कि काज ऑफ डिजीज क्या है, बीमारी किस वजह से हुई है। जब वजह के बारे में हम पढ़ेंगे तो उसको बोलेंगे एटियोलॉजी। और फिर उसके 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है, जेनेटिक ग्रुप और एक्वायर्ड ग्रुप। जेनेटिक ग्रुप होता है जो जीन्स के लेवल पे होता है। इट इज द ड्यू टू एबनॉर्मेलिटीज ऑफ द क्रोमोसोम्स। जब क्रोमोसोम के अंदर कोई चेंजेस हैं, एबनॉर्मेलिटीज हैं, कॉल्ड म्यूटेशंस। एनी चेंज इन द जीन्स इज नोन एज म्यूटेशन। जो जीन्स के अंदर कोई चेंज आई है, तब्दीली हुई है उसके अंदर, और डिफेक्ट्स या कोई उसके अंदर एबनॉर्मेलिटी है जीन के अंदर, जीन्स के लेवल पे या क्रोमोसोम्स के लेवल पे, तो ये कौन सी होगी? जेनेटिक ग्रुप। एक बीमारी जेनेटिक ग्रुप जो जीन्स के लेवल पे थी। दूसरी होगी एक्वायर्ड ग्रुप, जो हम एक्वायर करते हैं अपने एनवायरनमेंट से। किसी एनवायरनमेंट में कोई ऐसा सोर्स था जिसकी वजह से बीमारी फैली है। इट मे बी काज्ड बाय फॉलोइंग, ये उसमें हो सकते हैं बहुत सारे। फर्स्ट वन इज इन्फेक्शन। इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से हुई, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई की वजह से कोई बीमारी हुई है। या फिर फिजिकल एजेंट्स, किसी कार ने हिट किया है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, किसी बुलेट शूट में बॉडी के अंदर इंजरीज हुई हैं, या बंदा गिरा है, कोई एक्सीडेंट हुआ है ट्रॉमा की वजह से, फिजिकल एजेंट्स की वजह से। या फिर किसी केमिकल एजेंट, कोई तेज़ाब वगैरह था या कोई ऐसा केमिकल था जिसने जिस्म के नॉर्मल फंक्शंस को ख़राब कर दिया। या फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स थे। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि जिस तरह कुछ लोग कोई गम की खबर सुन लें, उनका दिमाग ठीक तरह से काम नहीं करता, और उनके अंदर जो तब्दीलियां आ जाती हैं, तो वो किस वजह से? साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से। और उसके बाद न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज वो होती हैं जिनके अंदर किसी जिस्म के में स्पेसिफिक खुराक न मिले उस जिस्म को, और उसके अंदर जो बीमारियां हो जाएं, जिस तरह के बहुत सारी ऐसी डिजीज होती हैं, जिस तरह प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। अब प्रोटीन जब स्पेसिफिक अमाउंट में हमें नहीं मिलती, जो नॉर्मल हमें जितनी अमाउंट में चाहिए, तो उसमें क्या होता है कि बॉडी थिन हो जाती है, या उसमें बहुत सारी फिर डिजीज आती हैं। न्यूट्रिशनल, जब खुराक की कमी की वजह से जो बीमारियां होंगी उनको क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। और एबनॉर्मल इम्यून रिएक्शन, और अगर इम्यून सिस्टम जो बॉडी का वो बीमारियों के खिलाफ काम करता है, वो अगर एबनॉर्मल फंक्शन करने लग जाए, छोटा सा कोई डस्ट पार्टिकल बॉडी के अंदर चला गया, उस इम्यून सिस्टम ने उसको ये समझा कि ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और उसके खिलाफ कोई इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन स्टार्ट कर दिया, जिस तरह की एलर्जी वगैरह होती है, तो उसमें इम्यून सिस्टम क्या होता है? हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। तो अब इसको ज़रा दोबारा सुने। एटियोलॉजी के अंदर काज ऑफ डिजीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, और उस फिर ये एटियोलॉजी के अंदर 2 चीज़ों को हम स्टडी करते हैं। एक होता है जेनेटिक फैक्टर्स, और दूसरे होते हैं एक्वायर्ड। जेनेटिक वो होता है जो जीन्स के लेवल पे होता है, एक्वायर्ड वो होता है जो हम अपने एनवायरनमेंट से कोई सोर्स बन जाता है हमारी बीमारी फैलाने।